हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और हम लोगों ने आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 10 को करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट तक की बात कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखो, एक तरीके से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो स्टेटमेंट वाइज है नहीं है, लेकिन उनसे हम इन क्वेश्चनों से आप लोगों की समझ भी विकसित होगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड में। अब उस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को बता दूं आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था इसमें 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन भी ये हैं। पहला ऑप्शन था 14 और 6, दूसरा ऑप्शन था उसमें 12 और 8, तीसरा ऑप्शन था उसमें 21 और 10 और चौथा ऑप्शन था उसमें 15 और 9। तो अगर बात की जाए तो हम लोगों को हम लोग जब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अब 1969 में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या की बात करें तो ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को बैंकिंग की क्लास में कि 1969 में सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 थी और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों की और किया गया था। तो कुल बैंकें अगर पूछी जाती हैं तो उस समय 20 थी, लेकिन अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हो गई है। उसका रीजन है कि प्राइवेट बैंकों में उनका कन्वर्ट हुआ है और कुछ बैंकें मर्जर भी हुई हैं। तो इन केसों को हम लोग अलग करने वाले हैं और मैंने करवाई हुई हैं बहुत सी क्लासें। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देखें जाके क्लासें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, मैं वो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप लोगों को। 2018 के जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। और इन्हीं से मान लो मैंने ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे या ये नहीं आएंगे, ये नहीं कहता, लेकिन समझ विकसित करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि पारस्परिक निर्भरता म्यूचुअल डिपेंडेंट्स पाई जाती है। अब पारस्परिक निर्भरता किसमें पाई जाती है, कौन सी चीजों में पाई जाती है पारस्परिक निर्भरता? क्षैतिज संयोजन में पाई जाती है, शीर्ष संयोजन में पाई जाती है, या फिर विकर्णीय संयोजन में पाई जाती है, या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं। मैंने देखो कुछ बच्चों ने इंग्लिश के लिए कहा था तो मैंने जितनी कोशिश की है उतना लिखने की कोशिश करेंगे और प्लस इसमें लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी कुछ चीजें इंग्लिश में भी लिखी होंगी, तो मैं इंग्लिश में लिखने की आगे से कोशिश भी करूंगा आप लोगों की, और भी इंग्लिश लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता किस में पाई जाती है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। क्षैतिज संयोजन में, शीर्ष संयोजन में, विकर्णीय संयोजन में, या फिर इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैंने जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल में करवाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बताइए आप लोग, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने डिटेल में क्लास भी आप लोगों के लिए चालू की है। आप लोगों के लिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं विनिमय साध लेखपत्र अधिनियम को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आप लोगों के सिलेबस में गिवन है। 1881 वाला जो है वो हम लोग लेखपत्र साध विनिमय अधिनियम को पढ़ रहे हैं और उसमें 2 क्लासें हम लोगों ने कर भी ली हैं आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों के लिए मान लो डिटेल में बनाते हैं तो डिटेल में प्लीज देखा भी कीजिए आप लोग, ठीक है। उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जिस हिसाब से इन पेपरों को मिलता है। और सबसे पहले इसका जो सही आंसर है, शीर्ष संयोजन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष संयोजन की। इसका सही शीर्ष वर्टिकल
कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे इसमें। तो पारस्परिक निर्भरता जो होती है वो शीर्ष संयोजन में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये संगठन का पार्ट है। संगठन में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, संगठन में डिटेल में, तब हम लोग और भी आप लोगों को बताएंगे। अब आप लोग कहेंगे डिटेल में कब पढ़ेंगे, तो मैं डिटेल करवा तो रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे टॉपिकों की आप लोगों को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो फिलहाल अभी मोस्ट हम लोगों को लग रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने 13 या 12 क्लासें करवा दी है, ठीक है। अब उसमें जैसे मान लो, उसमें मैं अब करवाने वाला हूँ लागत करके कोई चैप्टर है। एक सेकंड में उस चैप्टर को देख लेता हूँ कि कौन सा चैप्टर मुझे आप लोगों को लिए कराना है। ये मत सोचिए कि समय खराब हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों का समय खराब। मैं अभी 1 मिनट में देख के आपको बताता हूँ कि हमको टॉपिक वो कौन सा करवाना है, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में उस टॉपिक पर हम लोग बात जल्द से जल्द अब करने वाले हैं। तो वो चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट। हाँ सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग की भी बात करेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक सेकेंड, हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग की भी बात करने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस में भी गिवन है, मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट। ये इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अब की बार कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट से भी क्वेश्चन करवाएंगे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स कैसे निकलती है, तो इस हिसाब से और भी चीजें अगर मानी है हम लोगों को, तो इस पर हम लोग बात जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है झारखंड करके, उसको जरूर ज्वाइन करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेना चाहिए 140 दिन में, 130 दिन में, 120 दिन में, या फिर 110 दिन में। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से स्टेटमेंट में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन खराब है, खराब नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है साथ में। एक सार्वजनिक कंपनी में को न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। तो वो कितने दिनों में प्राप्त कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने भी लगाया है कि मिनिमम हम लोगों को 120 दिनों में वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक मानित सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का, इसका जो सही आंसर है ये 10 होगी, 50 होंगी, 100 होंगी, या फिर 200 होंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक मानित सार्वजनिक सीमित कंपनी लिखा हुआ है सार्वजनिक, लेकिन सीमित कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 50 होगी। कंपनियों के बारे में मैंने बताई हुई है, और भी कॉर्पोरेट अकाउंट में क्लासें करवानी है आप लोगों को, वो भी करवाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है निम्नलिखित में से, चाहे कैसे भी करके पूछा जाए, चाहे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, चाहे कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी पूरी डिटेल में अभी आप लोगों को करवा के देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के क्रियात्मक संगठन में सम्मिलित नहीं है? अब बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है ना, तो क्रियात्मक संगठन में सम्मिलित नहीं है टेलर के क्रियात्मक संगठन। अगर बात करें तो क्रियात्मक संगठन की बात किसने कही थी? तो टेलर साहब ने कही थी। अब उनके संगठन में कौन लोग सम्मिलित हैं ये बात पूछी गई, और कौन लोग नहीं हैं। तो टेलर के क्रियात्मक संगठन में यद्यपि सभी सम्मिलित हैं, जो 2 भागों में संबंधित है। टेलर के क्रियात्मक संगठन
क्रियात्मक संगठन को दो भागों में बांटा गया है या बांटा गया है। ठीक है, बांटा है या फिर बांटा गया है। ठीक है, अब वो कौन से दो भाग हैं? एक तो है इनका, अगर एक की बात करते हैं तो एक है इनका उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ, उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ, उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ, और एक है इनके दूसरे विभाग के हैं, एक है योजना विभाग के विशेषज्ञ, योजना विभाग के विशेषज्ञ। अब योजना विभाग के विशेषज्ञ कौन से हैं? तो इसमें भी 4 लोग आते हैं और इसमें भी 4 लोग आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि क्रियात्मक संगठन में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले इनको देखते हैं कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले है टोली नायक, उत्पादन में है टोली नायक, गति नायक, टोली नायक और गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निरीक्षक। अब इसमें कौन है? योजना विभाग में कौन है? कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय एवं परिव्यय लिपिक, और एक है अनुशासक। तो टोली नायक तो होता है, बिल्कुल होता है। अनुशासक होता है, ये देखो लिखा हुआ है अनुशासक होता है। गति नायक होता है। निरीक्षक निम्न मटेरियल के क्रियात्मक संगठन में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निरीक्षक भी हम लोगों का सम्मिलित होता है। एक सेकंड, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिलहाल तो इसका जो सही आंसर है, तो अगर इसकी सही आंसर की हम लोग बात करना चाहें तो इसका जो सही आंसर है, तो फिलहाल तो इसमें से अगर इसमें हम लोग लगाते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन और लगाइए, इसमें एक ऑप्शन और लगाइए, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ये चारों के चारों लोग इसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से एरर क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा जाता है कि सम्मिलित है, इसको नहीं है को काट दें और उपरोक्त सभी अगर लास्ट ऑप्शन में लगाएं उपरोक्त सभी, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिटेल में मैंने करवाया ना, डिटेल में इस प्रकार से क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों को तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और समझ अपनी विकसित की होगी, चाहे छोटे क्वेश्चन से करें चाहे बड़े क्वेश्चन से करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नेतृत्व की पथ लक्ष्य विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? नेतृत्व की पथ लक्ष्य विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? पाल्स हंसी तथा केन ब्लैंचार्ड ने, रॉबर्ट ब्लैक ने,
रॉबर्ट ब्लैक तथा जॉन माउंटन ने, रॉबर्ट जे हाउस ने, या फिर F.E. फीडलर ने। तो नेतृत्व की पथ लक्ष्य विचारधारा किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट जे हाउस ने नेतृत्व की पथ लक्ष्य विचारधारा का प्रतिपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि संगठन में उत्तरदेयता होती है, संगठन में उत्तरदेयता होती है रेखा अधिकारी की, स्टाफ अधिकारी की, अनौपचारिक अधिकारी की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो संगठन में उत्तरदेयता किसकी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेखा अधिकारी की उत्तरदेयता होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं, का तत्व है। अभिप्रेरणा किसका तत्व है? नियोजन का, निर्देशन का, समन्वय का, या फिर नियंत्रण का। तो अभिप्रेरणा किसका तत्व है? तो अभिप्रेरणा जो है वो किसका तत्व है? तो अभिप्रेरणा निर्देशन का तत्व है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो है वो मोटिवेशन का तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य जो है वो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्रम निर्धारण विधि, घटक तुलना विधि, कार्य वर्गीकरण विधि, या फिर अभिलेख विधि। तो निम्न में से कौन सी मूल्यांकन से संबंधित, कार्य मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो 8 का हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अभिलेखन विधि जो है वो कार्य मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि कमेटी को प्राप्त हो सकता है, कमेटी को प्राप्त हो सकता है रेखा अधिकार, स्टाफ अधिकार, औपचारिक अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी अधिकार। तो कमेटी को कौन से अधिकार प्राप्त हो सकते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो कमेटी को रेखा अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं, स्टाफ अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं, और औपचारिक अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डगलस मैकग्रेगर ने किया था। डगलस मैकग्रेगर ने एक्स और वाई सिद्धांत की बात की थी। H.S. मैस्लो ने किया था, फ्रेडरिक हाइजनबर्ग ने किया था, या फिर उपरोक्त में से कोई किसी भी नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है H.A.H. मैस्लो साहब ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब हम लोग बिजनेस स्टडी की बात करेंगे, और बिजनेस स्टडी तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल एक्ट को पढ़ना है हम लोगों को, और वो हम लोग पढ़ भी रहे हैं। और भी चीजें हैं, एक सेकेंड। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टडी सर जी आएगी नहीं, लेकिन आप लोग एक चीज देखिए कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन करके, अगर मैंने सिलेबस को पूरा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर सिलेबस नहीं है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम में मतलब की फोटो डाल दूंगा, सॉरी PDF डाल दूंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को सिलेबस को देख सकें। अब जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आप लोग एक ध्यान से देखिए कि इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब उसमें देखिए कि बहुत से सिद्धांत लिखे हुए हैं, कि मैस्लो साहब भी लिखे हुए हैं, मैकग्रेगर, हाइजनबर्ग, लिंकार्ड, ब्रोम, कार्टर एंड बहुत से उन
बहुत से लोगों के नाम, बहुत से जो है मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच को भी पढ़ना होगा हम लोगों को। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो इसी हिसाब से हम लोग, इसीलिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी, ये भी तो पूछे जा सकते हैं। अब मैं क्रिकेट, अब आवश्यकता का पदोग्राम सिद्धांत किसने दिया था? तो जब उन्होंने सिलेबस में दिया है कि मैसरो साहब को दिया है, तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं। अब आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता को कितने भागों में इन्होंने बांटा हुआ है, कि आवश्यकताएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में करिए, डिटेल में करना होगा हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि वह अधिकार जो परामर्श तथा सहायता की भूमिका निभाता है क्या कहलाता है? वह अधिकार जो परामर्श तथा सहायता की भूमिका निभाता है कहलाता है आधारभूत अधिकार कहलाता है, समवर्ती अधिकार कहलाता है, स्टाफ अधिकार कहलाता है, या फिर रेखा अधिकार कहलाता है। तो वह अधिकार जो परामर्श तथा सहायता की भूमिका निभाता है, तो उसे हम लोग कौन सा अधिकार बोलते हैं? वह अधिकार जो परामर्श और सहायता की भूमिका निभाता है, तो उसे हम लोग स्टाफ अधिकार बोलते हैं। परामर्श और सहायता कौन निभाता है? स्टाफ अधिकार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ए ने कोई संपत्ति बी के पास बंधक रखी। बंधक का मतलब मॉर्गेज, ठीक है। संपत्ति में बीमा योग्य हित किसका होगा? अगर मान लो संपत्ति में बीमा योग्य है, बीमा इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसमें हित किसका होगा? ए का होगा या फिर बी का होगा? केवल ए का होगा, केवल बी का होगा, ए और बी दोनों का होगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं होगा। ए की कोई संपत्ति है, ठीक है, ए की कोई संपत्ति है और बी के पास गिरवी रखी है। अब गिरवी तभी तो रखी होगी जब ए ने बी से कुछ लिया होगा। तो संपत्ति में बीमा योग्य हित किसका होगा? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अंशों का नवीन निर्गमन किया जाता है। अब जैसे मान लो कि वित्तीय बाजार है, अब वित्तीय बाजार का टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में भी गिवन है, ठीक है। अब वित्तीय बाजार का जो टॉपिक है आप लोगों को सिलेबस में गिवन भी, और कुछ टॉपिक हाइड भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वित्तीय बाजार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से होते हैं उनकी बात अगर हम लोग करना चाहे तो पहला बाजार होता है हम लोगों का, जो पहला बाजार होता है उसे हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार को मुद्रा बाजार कहते हैं। पहले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार, ठीक है। और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? तो दूसरे भाग को बोलते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटते हैं? तो पूंजी बाजार को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कौन कौन सी है? तो एक है हम लोगों का प्राथमिक बाजार, एक है हम लोगों का प्राथमिक बाजार। अब डिटेल में करने से बस यह है कि टाइम ज़्यादा टेकन लगता है, टाइम टेकन ज़्यादा होता है, इसीलिए तो डिटेल नहीं कराते हैं। अब दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। अब द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार या गौड़ बाजार जिसे बोलते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में नवीन अंश ऋणपत्र, नवीन अंश जैसे शेयर बोलते हैं, न्यू शेयर, ऋणपत्र, न्यू डिवेंचर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक बाजार में नवीन अंश खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंशों का नवीन निर्गमन किया जाता है प्राथमिक बाजार में, द्वितीयक बाजार में, संगठित बाजार में या फिर असंगठित बाजार में। अब संगठित और असंगठित भी आप लोगों को बताएंगे, हम डिटेल में करवाएंगे, बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंशों का नवीन निर्गमन किया जाता है प्राथमिक बाजार में,
द्वितीयक बाजार में, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि नवीन अंश प्राथमिक बाजार में निर्गमित किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एक सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, 3 होती है, 7 या फिर 10। तो एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की जो न्यूनतम संख्या है वो हम लोगों की 3 होती है। कितनी होती है? तो वो 3 होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाएंगे और 10 क्वेश्चन आप लोगों को बाद में करवाएंगे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन बाद में करवा देंगे। जब हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तब आप लोगों को उसी में कुछ क्वेश्चन ऐड करके आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 नंबर में कि बीमा गणित शास्त्री वह व्यक्ति है जो बीमा एजेंट का कार्य करता है, बीमित व्यक्तियों की हानियों को प्रमाणित करता है, एक बीमा व्यवसाय के शुद्ध दायित्व की गणना करता है, बीमा दायित्वों का निपटारा करता है। तो बीमा गणित शास्त्री वह व्यक्ति है जो बीमा एजेंट का कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्याशन का सिद्धांत जो लागू होता है केवल अग्नि बीमा पर, केवल समुद्री बीमा पर। ये कॉस्ट अकाउंट का क्वेश्चन है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने इंश्योरेंस की बातें आप लोगों को बताई हुई हैं, फायर इंश्योरेंस के बारे में। और अगर नहीं बताया है तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ये फायर इंश्योरेंस जो है ये कॉर्पोरेट अकाउंट का है। कॉर्पोरेट अकाउंट में मैंने आप लोगों को बीमा के बारे में पढ़ाया हुआ है। बीमा तो प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है केवल अग्नि बीमा में, केवल समुद्री बीमा में, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा दोनों में, या फिर सभी प्रकार के बीमा में। इसका सही आंसर है कि अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका सही आंसर है बोथ पर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने MT तथा S कंपनियों से अपने मकान का क्रमशः 80,000, 60,000 तथा 60,000 का अग्नि बीमा कराया। अग्नि बीमा से मकान को 40,000 की अग्नि से मकान को 40,000 की क्षति हुई। टी कंपनी का दायित्व क्या होगा? तो टी कंपनी का दायित्व क्या होगा? इस कंपनी का दायित्व पूछा गया है, तो इस कंपनी का दायित्व क्या होगा? सबसे पहले तो एक चीज देखिए ध्यान से कि कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो कंपनियां हैं MT एवं MTS। कंपनियों का अनुपात कितना है? 80,000 अनुपात 60,000 अनुपात 60,000। ठीक है। अब कॉमन चीजें हम लोग बिंदियों को, शून्य को हटा देते हैं चारों से। अब हम लोगों के यहाँ पे 8 बचे, यहाँ पे 6 बचे और यहाँ पे 6 बचे। ये हो गया हम लोगों का अनुपात। अब अनुपातिक अगर योग करना चाहे तो अनुपातिक योग, अगर अनुपातिक योग करना चाहे तो 8 + 6 बराबर 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। अब जो टी कंपनी का है, टी कंपनी का दायित्व सभी लोग देंगे ना, टी कंपनी का दायित्व। अब टी कंपनी का दायित्व कितना है? तो टी कंपनी का दायित्व जो है वो है
40,000 क्षति हुई ना, तो 40,000 पूरा नहीं देंगे। 40,000 में टी कंपनी का कितना हिस्सा है, 6, और कुल हिस्सा कितने हैं, 20 हैं। तो इससे हम लोग 20 से यहाँ पे काटेंगे, 20 दूनी 40 और 2000 यहाँ पे आएंगे और उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कंपनी का दायित्व तो कितने का बनेगा, वो बनेगा 12,000 का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से विवेकीकरण कौन सा उपाय कहा जा सकता है। विवेकीकरण का कौन सा उपाय कहा जा सकता है। संयंत्र का आधुनिकीकरण करना, प्रविधियों का मानकीकरण करना, 2 व्यावसायिक इकाइयों का संविलियन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है कि आधुनिकीकरण करना, न्यू विचार को अपने अंदर लाना, ये विवेकीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफको एक सहकारी संगठन है, लोक उद्यम है, निजी कंपनी है, या फिर सार्वजनिक कंपनी है। इफको एक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इफको एक सहकारी संगठन है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज में आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन अभी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए मैं शेष क्वेश्चन आप लोगों को अगली क्लास में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और रहा आप लोगों को पीडीएफ का, तो पीडीएफ चलो ये मैं आप लोगों को पीडीएफ से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया है, मैंने झारखंड करके ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, झारखंड कॉमर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि व्यवसायिक संयोजन का परिणाम नहीं होता है आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, प्रतियोगिता की समाप्ति, बिचौलियों की समाप्ति, या फिर बड़े पैमाने की मितव्ययताएं। तो व्यवसायिक संयोजन का परिणाम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें आप लोग, क्योंकि लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा लगे तो प्लीज़। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।